नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है बूढ़ी माँ का आत्मसम्मान। टीबी से ग्रस्त माँ को घर से निकालना चाहते थे वह बेटे और बहू। बूढ़ी माँ ने भी सबके होश ठिकाने लगा दिए। माँ, ऑफिस से कुछ दोस्त रात को डिनर पर आएंगे, उनके लिए खाना तैयार रखना। पवन ने अपनी माँ मीना देवी से कहा। कितने लोगों का खाना बनाना है बेटा? मीना देवी जी ने खांसते हुए पूछा। पहले तो खांसना बंद कीजिए, पूरे घर में खांसी करती फिरती हैं। आपको इतना भी नहीं पता मुंह पर हाथ रखना चाहिए? ऐसे अच्छा लगता है क्या? पवन गुस्से से बोला तो उसकी पत्नी सीमा को भी मौका मिल गया अपनी सास पर कटाक्ष करने का। यही तो बात मैं तुम्हें समझा रही हूँ। समझा समझा कर थक गई। घर में बच्चे भी हैं और मुंह खुले खांसी करती है। इन्हें तो इतना भी नहीं पता कि खांसी करते समय कम से कम मुंह पर हाथ ही रख ले। बेटा, कितनी बार कहा है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मुझे कुछ पैसे ही दे दो दवाई लेने के लिए। ठीक है ना माँ, सीमा तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी और दवाई दिलवा देगी। पवन ने कहा तो सीमा इसके विरोध में बोली। अरे कुछ नहीं है, माँ को खांसी केवल इनकी चटोरी जुबान की वजह से है। कुछ भी खट्टा मीठा खा लेती हैं और फिर खांसी रहती हैं। उल्टा सीधा खाने पर लगाम लगाएंगे तो खांसी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। पवन ने अपनी पत्नी सीमा की बात पर सहमति जताई और उसने कहा, रात का खाना तुम ही बना देना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे 4-5 दोस्त आएंगे तो बढ़िया सा खाना बनाकर रखना। इस पर सीमा बोली, मुझे तो आज शॉपिंग पर जाना है और फिर शाम को मेरी किट्टी पार्टी भी तो है, मुझे तो वक्त नहीं मिल पाएगा। अरे, एक दिन के लिए अपनी किट्टी पार्टी कैंसिल कर दो और रात को अच्छा सा खाना बनाकर रख देना, मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर पवन अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सीमा को गुस्सा आ गया और वो पति के ऑफिस जाने के बाद सीमा अपनी सास पर बरस पड़ी। कोई काम ना करना पड़े इसलिए आप खांसी का बहाना बनाकर बैठ जाती हो, और कोई काम है और तो नहीं है आपको, यही काम कर लेती। वैसे भी दिन भर बिस्तर पर लेटी रहती हो और मुफ्त की रोटी तोड़ती हो। अपने लिए ऐसी अपमानजनक बातें सुन मीना जी की आंखों में आंसू आ गए। उनकी खांसी लगातार चल रही थी। ऐसी हालत में उन्होंने कुछ बोलना जरूरी नहीं समझा। वे अपने कमरे में चली गई। चलते फिरते उन्होंने सीमा ने खाना बनाया, जैसे तैसे खाना बनाया, लेकिन जब मेहमान खाना खाकर चले गए, झूठे बर्तनों का ढेर जस का तस पड़ा था। अगले दिन सुबह मीना जी मंदिर से पूजा करके घर वापस लौटी तो देखा बेटा बहू कहीं जाने को तैयार खड़े हैं। अपनी सास को देखकर सीमा बोल पड़ी, थोड़े से बर्तन रखे हुए हैं, मांझ कर रख देना और रात का खाना बनाकर रख देना, हम लोग देर से आएंगे। पवन ने भी अपनी पत्नी की ही हाँ में हाँ मिलाई। आज रविवार था और दोनों अपने बच्चों को लेकर सुबह का नाश्ता करके घर से बाहर जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे ये मीना जी को भी नहीं पता था। ना तो वह कह सकती थी, ना ही पूछने की हिम्मत, और ना ही बेटे बहू को भी बताते थे। मीना जी ने रसोई में जाकर देखा तो झूठे बर्तनों का बड़ा सा ढेर उन्हें चिढ़ा रहा था। कुछ दिन बीते। मीना जी की तबीयत अब ज़्यादा खराब रहने लगी। माँ की बढ़ती हुई हालत को देखते हुए एक दिन पवन उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। चेकअप करवाने के बाद पता चला कि लगातार खांसी करने की वजह से टीबी की बीमारी हो गई है और इसका इलाज लंबा चलेगा। मीना जी का इलाज शुरू किया गया। कुछ दिनों तक उन्हें लगातार दवाई दी गई, लेकिन ज़्यादा खर्च की दर से पवन दवा लाने में भी आनाकानी करने लगा। तब उनकी हालत खराब थी। अभी 5 साल पहले ही मीना जी बड़ी खुशी से सीमा को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी, पर सीमा ने आते ही घर का नक्शा बदल दिया। आते ही वे अपनी मनमानी करने लगी और आते ही उसने पवन को अपने चक्कर में ले लिया। पवन पहले से ही अपनी माँ की कदर नहीं करता था। रही सी कसर सीमा ने पूरी कर दी। सीमा पूरे घर को अपने अनुसार चलाना चाहती थी। उसकी मर्जी के बिना घर का एक पत्ता भी नहीं हिलता था। वहीं मीना जी की स्थिति घर में रखे पुराने सामान जैसी थी। जब बेटा ही नहीं करता तो सीमा क्या करेगी? पवन सीमा के सामने मीना जी को कुछ भी नहीं कह देता था। पवन सीमा के सामने मीना जी को कुछ भी कह देता था, जिस कारण सीमा और सिर पर चढ़ गई थी। सीमा के आने से पहले मीना जी ने बाई लगाई हुई थी।
जो घर का झाड़ू पोछा और बर्तन कर जाते थे। पर सीमा ने आते ही घर खर्च अपने हाथ में ले लिया और काम वाली बाई को हटा दिया, क्योंकि उसे लगता था कि काम वाली बाई को पैसे देना बेकार है। जब घर में सासू माँ बैठी हैं तो फालतू में पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत है। रात को दोनों देर से आए। खाना खाने बैठे तो पवन चिल्लाकर बोला, ये क्या बना दिया है? सब्जी में मसाला बहुत कम है। आपको खाना बनाना नहीं आता? इससे तो अच्छा हम बाहर ही खा आते। आखिर इतना कमा किस लिए रहा हूँ? ये फीका और बेस्वादा खाने के लिए? पवन की तेज आवाज़ से मीना जी हिल गई। वह चुपचाप अपने कमरे में आ गई और सुबकने लगी। सीमा को क्या कहती है जब उसका अपना ही सिक्का खोटा है। मीना जी की सारी जिंदगी उतार चढ़ाव से भरी थी। अपने मायके में 5 बहनों में से सबसे बड़ी मीना जी थी। मीना जी को हमेशा से ही अपशकुनी कहा जाता था, क्योंकि दादी कहती थी कि मीना अपने पीछे 4 बहनें और लाई है। सारी बहनों के जन्म पर दादी फुट फुट कर रोई। आखिर वंश तो बेटे ही चलाते हैं। 5 बहनों को देख दादी का मन बुड़बुड़ाता रहता था और वह चाहती थी कि सभी जल्दी से जल्दी अपने घर चले जाएं और उन्हें इनके बोझ से मुक्ति मिल जाए। मीना का पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने का सपना था, लेकिन पैसों की कमी के कारण मीना जी को ज़्यादा पढ़ाया नहीं गया और माँ पिताजी ने उनके लिए रिश्ता देखना शुरू कर दिया। दहेज देने के लिए पैसे तो है नहीं थे। अपने से दोगुनी उम्र के आदमी के साथ विवाह कर दिया। मीना जी जब शादी करने के बाद पहली बार घर आई तो देखा घर और दुकान पर तो उनकी जेठ और जेठानी का ही राज चल रहा था। सारा दिन घर का काम करने में निकल जाता था। मीना जी के पति मीना जी की हालत से कुछ खास देना देना नहीं रखते थे। जो भी पैसे दुकान से आते वह जुए में उड़ा देते थे, लेकिन मीना जी को अपने ससुर जी का बहुत सहारा था। कुछ समय बाद मीना जी ने अपने बेटे पवन को जन्म दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही मीना जी के ससुर चल बसे। पवन के पिता रोज रात को शराब पीकर आते थे। अत्यधिक शराब पीने के कारण वे बीमार रहने लगे। इस अवस्था में भी डॉक्टर के मना करने के बावजूद उन्होंने शराब नहीं छोड़ी और लीवर खराब हो जाने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मीना देवी तो छोटी सी उम्र में ही विधवा हो गई। अब मीना एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गई। आर्थिक तंगी से परेशान हो मीना देवी ने दुकान की कमाई का हिस्सा मांगा तो उनके जेठ और जेठानी ने धक्के मारकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। पढ़ी लिखी नहीं, कोई नौकरी भी नहीं मिली, पर पापी पेट का सवाल था। लोगों के यहाँ काम किया, बर्तन मांजे, फिर स्कूल में चपड़ासी बन गई। वही रहने को कमरा मिल गया और पवन को भी उसी स्कूल में भर्ती करवा दिया गया और उसकी आधी फीस भी माफ़। मीना अपने बेटे का पालन पोषण करने लगी। उसका स्कूल पूरा होकर आज कॉलेज शुरू हो गया। पढ़ाई में वो ठीक था, पर उस पर अपने बिगड़ेल पिता की छाप थी। वो भी गुस्सा और गाली गलौज करता था, उनकी बात को नहीं सुनता था। कुछ सालों में पवन एक कंपनी में अच्छे पद पर नियुक्त हो गया और अच्छी तनख्वाह आने लगी। उसने अपनी पसंद की लड़की मीना से शादी कर ली और 2 कमरों को घर ले लिया। मीना जी को वह अपने साथ रखता था, पर कभी उनसे प्यार से बातें नहीं करता, कभी उनका हालचाल नहीं पूछता था। मीना जी अब घर पर रहने लगी और घर संभालने लगी थी। बेटा ढंग से बात नहीं करता था, पर उन्हें 2 समय का खाना तो मिल जाया करता था। सीमा के आने के बाद भी हालत और भी खराब हो गई। जाती तो कहाँ जाती, वो आखिर उन्हें रहना तो इसी घर में ही था। उनके मायके में भी अब कोई नहीं रहा। अब छोटी बहनों की शादी हो गई थी और वे अपने परिवार में सुखी थी और माता पिता इस संसार को छोड़कर जा चुके थे। अब मीना जी की तबीयत पहले से भी बद से बदतर होने लगी थी। जितना हो पाता घर कामकाज पर लेती और यदि तबीयत ज़्यादा खराब लगती थी तो बिस्तर पर वह पड़ी रहती थी। अपनी सास का यूं पड़े रहना बहू सीमा को बहुत दुखता था। उसे लगता था कि उसकी सास बस घर का खर्चा ही बढ़ा रही है। सोचने लगी कि जितनी पैसों से माँ की दवाइयाँ आती हैं, इतने में तो एक काम वाली बाई रख लूँगी। एक दिन खाना खाने के बाद जब पवन कमरे में गया तो सीमा ने अपने पति से कहा, मेरी बहन का दाखिला इसी शहर में हो गया है, तो अब वह हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। तुम अपनी माँ को
वृद्धाश्रम भेज दो। वैसे भी तुम्हारी माँ सारा दिन खांसती ही रहती है, बच्चों को भी इन्फेक्शन होने का डर है। तो ऐसा करो कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दो। बेकार ही एक कमरा घेरा है, मेरी बहन उस कमरे में रह लेगी। पवन ने सीमा को कहा, मैं अपनी माँ को वृद्धाश्रम कैसे छोड़ सकता हूँ, फिर मेरी भी उनके प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। इस पर सीमा बोली, पवन और इमोशनल होने का समय नहीं है, प्रैक्टिकल सोचो। आए दिन माँ बीमार रहती है, घर का काम भी नहीं करती, उनकी दवाइयों का खर्चा कुछ कम नहीं है। माँ जी का बोझ हमारे सिर से टलेगा तो मैं एक काम वाली बाई रख लूँगी। मुझसे घर का काम नहीं किया जाता। हम लोगों की जितनी जिम्मेदारी बनती है हमने कर दिया, अब हमारा भी अपना परिवार है। मुझे नहीं लगता कि अब हमें इस पर खर्चा करना चाहिए। और फिर बिना मतलब ही कमरा घेर कर बैठे हैं। मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मैं एक कमरा अपनी बहन को नहीं दे सकती। तुम कल ही माँ जी को सामान पैक करने के लिए कह दो, उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ दो। ठीक है, तुम सही कह रही हो, मैं कल ही माँ से बात करता हूँ। मीना देवी जी बाहर हॉल में बैठी थी और बेटे बहू की सारी बातें सुन रही थी। ये बातें सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दिमाग को जैसे झटका सा लगा। सोचने लगी कि मैं वृद्धाश्रम चली जाऊँ, पर क्यों चली जाऊँ? मेरे बहू बेटे का घर ही क्या मेरा घर नहीं है? बहू ऐसे कैसे कह सकती है? इतनी तकलीफ सहन करके जिस बेटे को इस दुनिया में लेकर आई, हालातों से लड़ते हुए पाल पोस कर उसे पढ़ाया लिखाया, अपने बेटे पर आँच नहीं आने दी, बिना बाप के बेटे को इतनी मुश्किल से उसके पैरों पर खड़ा किया। उसके सिर पर छत है तो केवल मेरी बदौलत है। आज वो बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़ाएगा। सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी त्याग और तपस्या का यही फल मिल रहा है। बेचारी मीना जी आखिर कोसते भी तो किसे? अगर अपना ही खून अच्छा होता तो बहू की क्या हिम्मत थी कि ऐसी बात करती। रात को सब सो चुके थे, लेकिन मीना जी की आंखों से नींद गायब थी। सारी रात अपने कमरे में पड़ी कुर्सी पर बैठे बैठे रोती रही। सोचने लगी, अगर एक कमरा खाली करवाना ही था तो उसके लिए मुझे वृद्धाश्रम भेजने की क्या जरूरत पड़ गई? मैं तो हाल में ही सो जाती। सोचते सोचते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर उनको खांसी छिड़ गई। सोचा कि बेटे को गर्म पानी के लिए बोलूं। फिर अचानक ख्याल आया, कौन सा बेटा है? वह बेटा अपना नहीं रहा। अगले दिन जब सीमा और पवन जब सुबह उठे तो देखा अभी माँ नहीं उठी थी। अगर माँ उठ गई तो वृद्धाश्रम जाने की बात करूं। 1 घंटा बीतने के बाद भी जब माँ जी कमरे से बाहर नहीं निकली, पवन और सीमा ने माँ जी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर गई, लेकिन वह माँ नहीं थी। अलमारी खोलकर देखा तो माँ जी के कपड़े भी गायब थे। आखिर में माँ बिना बताए कहाँ जा सकती हैं? लेकिन आखिर में उन्होंने सोचा, जाने दो, बुढ़िया चली गई, वैसे भी हमने उसे वृद्धाश्रम में छोड़ना था, अपने आप ही चली गई, अच्छी बात है। थोड़ी देर के बाद ही सीमा की बहन घर आ गई और फिर से घर का माहौल ऐसे हो गया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। रात तक सीमा और पवन माँ जी को भूल चुके थे। खाना बाहर से मंगवाया गया और वे लोग खाने का आनंद लेते हुए हंसी ठिठोली में मस्त हो गए। मीना जी अपने कपड़े और थोड़ा सा सामान लेकर चली गई। एक दिन पहले ही मीना जी को उनकी विधवा पेंशन मिली थी, तो सबसे पहले उस पैसों से उन्होंने अपने लिए दवाई ली। उन्होंने मन ही मन सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है। तुरंत अपनी छोटी सी बहन को फ़ोन लगाया और उसे अपने पियर वाले घर में मिलने के लिए बुलाया। काफ़ी सालों से वह घर बंद पड़ा था, वह रहता भी कौन? माँ पिताजी तो काफ़ी साल पहले ही चल बसे और बहनों का तो कोई भाई भी नहीं था जो उस घर की रौनक बरकरार रखता। मीना जी की बातों में परेशानी की झलक को देखकर उनकी छोटी बहन ने अन्य बहनों को भी बुला लिया। मीना जी सीधा अपने गांव पहुंच गए। वहां गांव में अब अपने पुराने घर को देखकर उनकी तबीयत हारी हो गई। घर बंद पड़ा था तो मीना जी ने पड़ोस से चाबी लेने पर अपना घर खोल लिया। अगले ही दिन पांचों बहनों उनसे मिलने आ गई तो सब लोग इकट्ठे हो गए तो मीना जी ने सबके सामने अपना हाल बयां किया। सभी ने एकमत से पिताजी का खेत मीना जी को उपहार में दे दिया ताकि वे अपना जीवन व्यापन कर सके। मीना जी ने अपने वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उन पैसों को रख लिया, लेकिन साथ ही वादा किया कि भविष्य में वे वापस लौटा देगी। चारों बहनों के लिए ये घाटे का सौदा नहीं था, क्योंकि
उन्हें उनका मायका वापस मिल चुका था, जहाँ चारों बहनें समय समय पर कुछ दिन बिताने आ जाया करती थी। समय के साथ मीना जी बिल्कुल स्वस्थ हो चुकी थी। मीना जी को घर और खेत मिल गए थे। अपने पिताजी से उन्हें खेती का अच्छा ज्ञान मिला हुआ था, तो उन्होंने खेत में मजदूर लगा दिया। मजदूरों ने उनके बताए हुए तरीके से खेती की और फसल लहलहा उठी। अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी बहनों द्वारा दी गई नकद राशि लौटा दी। बहनों ने बड़ी होने के नाते एक माँ की तरह तीज त्योहार पर उन्हें अच्छे अच्छे उपहार देने लगी। अपने खाने पीने का इंतजाम करके वह बाकी रुपए समाज सेवा में लगाती। एक विधवा होने का दुख उनसे बेहतर और कौन समझ सकता था। इसलिए अपने देश से उन विधवा औरतों और बुजुर्गों की मदद करने लगी। उनके समाज सेवा के गांव पर गांव भर बने खर्चे होने लगे। उनके समाज सेवा के गांव भर चर्चे होने लगे। बहुत समाज सेवी संस्थाएं भी सहयोग करने लगी। अब मीना जी खुश रहने लगी। उन्हें अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल गया था। अक्सर अपने बेटों को याद करके उनकी आंखें नम हो जाती, लेकिन अपने आप को कमज़ोर नहीं होने दिया। उन्होंने अपने ही घर में लड़कों के लिए विद्यालय खोला, जहाँ लड़कियों को शिक्षा दी जाती थी, ताकि गांव की लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और पढ़ लिख कर अपना भविष्य बना सकें। उन्हें अपने पति और बेटे पर निर्भर ना रहना पड़े। केवल 2 वर्षों के भीतर ही बेटे के घर में बहू से दबी रहने वाली मीना देवी जी आज एक सुपर एक्टिव समाज सेविका में परिवर्तित हो चुकी थी। मीना जी की लोकप्रियता गांव से होकर अन्य शहरों में बढ़ने लगी। उन्होंने छोटी छोटी कोशिश से बड़े बड़े काम कर दिए। उन्हें कई संस्थाओं ने सम्मान दिया और सहयोग दिया। एक दिन जब पवन सुबह का अखबार खोला तो वे अपनी माँ की फ़ोटो को लोकप्रियता देखकर उसका सिर चकरा गया। उन्हें बहुत सम्मान और नगद राशि मिलने वाली थी। उसे अपनी माँ के बारे में पता चला तो उसने अपनी बीवी को बताया। इस पर सीमा और पवन कहने लगे, हम उनके इकलौते बेटे बहू हैं। आखिर वो अपनी जायदाद हमें नहीं देंगे तो किससे देंगे? आखिर उस जायदाद पर अब तो हमारा ही हक बनता है। जायदाद के लालच में दोनों काम के लिए रवाना हो गए। जब गांव में पहुंचे तो नौकर ने बताया कि मीना देवी जी किसी समारोह में उद्घाटन के लिए बाहर गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। सीमा और पवन घर से बाहर निकलकर खेतों में देखने लगे। हरी हरी फसलें खेतों में लहलहा रही थी। दोनों देखकर हैरान थे कि उनकी माँ ने इतने कम समय में इतना सब कुछ कैसे हासिल कर लिया। पवन के विचारों में एकाएक विराम लग गया, जैसे कि कानों में तेज हॉर्न बजने की आवाज़ आई। पीछे मुड़कर देखा तो सीमा और पवन के हैरानी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसकी माँ मीना देवी स्कूटी चलाकर घर लौट रही थी। सीमा भी देखकर हैरान है कि वह बेचारी सी मीना देवी कभी अपनी दवाई के लिए सामने गिर गिराया करती थी। वही मीना देवी जी आज समाज में एक सम्मानित महिला बन चुकी थी। आत्मसम्मान साफ झलक रहा था। एक बार तो मीना जी के मन में ममता जाग उठी, लेकिन फिर उस ममता को अपने दिल के किसी कोने में समेटकर मजबूरी से बोली, अब यहाँ क्या करने आए हो तुम? घर वापस ले जाने आए हो? हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। अब तुम अनजान लोगों के साथ नहीं रहोगी, अपने घर में और अपने परिवार के साथ रहोगी। अब अपनी खेती भी तुम मेरे हवाले कर दो, ये जिम्मेवारी भी मैं ले लूँगा। पवन का साथ देने के लिए उसकी पत्नी सीमा भी बोल पड़ी, हाँ माँ जी, अब आपके बहू बेटे आ गए हैं, आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। मीना जी अपने बेटे और बहू को अच्छे तरीके से जानती थी कि उनके लालच को तुरंत पहचान गई। जो अपनी सगी माँ को घर से बेघर कर सकते हैं, वो इन असहाय और बेघर लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी? बेटा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे बहकावे में आ जाऊंगी? तुम लोगों से ही मैंने सीखा है कि दुनिया में अपने सगे भी अपने नहीं होते। जिन लोगों को तुम पराया कह रहे हो, वो लोग ही हकीकत में वही मेरे अपने हैं। अब मुझे ये सम्मान भरी जिंदगी ही रास आ गई है। अब मैं तुम लोगों के साथ हरगिज नहीं रहना चाहती। मेरे जीते जी तो क्या, मेरे मरने के बाद भी इस संपत्ति में 1 रुपया नहीं मिलेगा। अरे राजू, मेहमान आए हैं, उनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। मुझे ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन के लिए जाना है, 2 घंटे तक आऊँगी। मेहमानों की खातिर अच्छे से करना। ये कहते हुए मीना जी अपनी स्कूटी पर निकल पड़ी।
वे दोनों हैरानी से स्कूटी पर जाती हुई अपनी माँ को देखते रह गए। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी लाइक और कमेंट जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।